बॉलीवुड, सपनों का वो शहर जहां उगते सूरज को सलाम किया जाता है, जहां कई बार टैलेंट से ज्यादा तौहीन और कला से ज्यादा कैंप मायने रखते हैं। इसी चमकती दुनिया में एक आवाज ऐसी है जिसने पिछले 1 दशक से करोड़ों दिलों पर राज किया है, अरिजीत सिंह। लेकिन ठहरिए, क्या आप वाकई अरिजीत सिंह को जानते हैं? क्या आप उस लड़के को जानते हैं जिसने 2005 में एक रियलिटी शो से बाहर होने के बाद अपनी हार को एकांत में बदल लिया? या आप सिर्फ उस स्टार को जानते हैं जिसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए? आज हम उस अरिजीत की बात नहीं करेंगे जो माइक के सामने गाता है। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो इस ग्लैमरस सिस्टम के पीछे अपना वजूद बचाता रहा। यह कहानी कोई आरोप नहीं है, ना ही किसी को दोषी ठहराने की कोशिश। ये उन फैसलों को समझने की कोशिश है जो एक कलाकार को सिस्टम से अलग खड़ा कर देते हैं। एक ऐसा कलाकार जिसे झुकाने की कोशिश हुई, जिसे पावर के भूखे लोगों ने हाशिए पर धकेलने की कोशिश की और जिसे एक बेबाक मजाक की कीमत अपने करियर से चुकानी पड़ सकती थी। लेकिन अरिजीत ने वहां माफी नहीं चुनी, अपनी शर्तें चुनी। आज जब वह अपने करियर की पीक पर हैं, तब प्लेबैक सिंगिंग से पीछे हटना क्या सिर्फ थकान है, या फिर यह एक बहुत बड़ी, बहुत खामोश बगावत है? क्या उनकी सादगी उनकी ढाल है या उनका सबसे तेज हथियार? अब जरा ठहरिए, क्योंकि आज हम बॉलीवुड की उस परत को उधेड़ने जा रहे हैं जिसके नीचे टैलेंट अक्सर दम तोड़ देता है। लेकिन अरिजीत सिंह ने वहां सिर्फ सांस नहीं ली, उस दम घोंटते माहौल को शांति से ठुकरा दिया। क्योंकि यह कहानी एक गायक के जाने की नहीं, एक कलाकार के आजाद होने की है। कहानी को समझने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। साल 2014, अरिजीत सिंह का सितारा बुलंदी पर था। आशिकी 2 ने देश में कोहराम मचा दिया था। हर फिल्म, हर रेडियो स्टेशन, हर दिल उसी आवाज से भरा हुआ था। लेकिन उसी साल मुंबई के एक आलीशान होटल में एक ऐसी रात आई जिसने बॉलीवुड के पावर डायनेमिक्स की एक झलक दुनिया को दिखा दी। मौका था स्टार गिल्ड अवार्ड्स का। लगातार कई दिनों की रिकॉर्डिंग के बाद अरिजीत बेहद थके हुए थे। अपनी सीट पर बैठे बैठे वे ऊँघ रहे थे। ना बिखरा हुआ स्टारडम, ना डिजाइनर चमक, ना कैमरों के लिए तैयार किया गया लुक। बिखरे बाल, सादा कपड़े और पैरों में वही पुरानी चप्पलें। जब बेस्ट सिंगर के लिए उनका नाम पुकारा गया तो वे हड़बड़ी में जागे। नींद भरी आंखों के साथ वे मंच की ओर बढ़े। मंच पर मौजूद था वो शख्स जिसकी दबंगई बॉलीवुड में मशहूर है और जिनकी हरकतें, वो अकड़ अक्सर सुर्खियों और विवादों की वजह बनती रही हैं। माइक हाथ में था, सामने पूरी इंडस्ट्री बैठी थी। सलमान ने अरिजीत की सुस्ती और हुलिये पर हल्के फुल्के अंदाज में तंज कसा और पूछा, अब यहां एक आम कलाकार क्या करता? शायद हंस देता, माफी मांग लेता या सिर झुकाकर खड़ा रह जाता। आखिर सामने सलमान खान थे, लेकिन अरिजीत ने उस पल अपनी रीढ़ सीधी रखी। उन्होंने माइक लिया और एक ऐसा जवाब दिया जो न स्क्रिप्टेड था न रिहर्स्ड। उन्होंने कहा, आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। क्या यार, इसमें हमारा कोई आप लोगों ने सुला दिया? ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक आईना था, एक अनजाने सच का आईना। बोरिंग अवार्ड शोज का, बनावटी सम्मान का और उस अहंकार का जो अक्सर टैलेंट से बड़ा हो जाता है। वहां बैठे कई लोगों के लिए ये एक मजाक था, लेकिन जिन हाथों में इंडस्ट्री की लगाम थी उनके लिए ये एक गुस्ताखी थी। एक सिंगर, एक नया लड़का, इतनी हिम्मत कि वो सुपरस्टार को पलटकर जवाब दे। उस रात अरिजीत ट्रॉफी लेकर घर तो लौट आए, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये ट्रॉफी उनके लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। क्योंकि यही वो लम्हा था जिसके बाद अरिजीत का रास्ता पहले जैसा आसान नहीं रहा। यही था वो टर्निंग पॉइंट। यहीं से शुरू हुई एक खामोश कोल्ड वॉर, जहां टैलेंट बोल रहा था और पावर सुनने को तैयार नहीं थी। इसके बाद कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, कोई खुला बैन नहीं लगा। लेकिन इंडस्ट्री में कई बार खामोशी सबसे तेज सजा होती है। सवाल यह नहीं था कि अरिजीत गा सकते हैं या नहीं, सवाल यह था कि क्या वो सिस्टम के मुताबिक गाएंगे। विवाद के कुछ समय बाद अरिजीत ने कुछ ऐसा किया जिसने उनके फैंस को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी चिट्ठी लिखी। यह एक खुली माफीजी थी। उस दौर का सबसे बड़ा सिंगर
सलमान खान से गुहार लगा रहा था। उन्होंने लिखा, सर, मैंने आपको मनाने की बहुत कोशिश की, प्लीज मेरे गाने को मत हटाइए। मैंने जिंदगी में बहुत गाने गा लिए हैं सर, लेकिन मैं रिटायर होना चाहता हूं, कम से कम एक ऐसे गाने के साथ जो आपके लिए गाया गया हो और मेरी लाइब्रेरी में हमेशा रहे। कृपया मुझसे यह एहसास मत छीनिए। जरा सोचिए, जिस आवाज के पीछे पूरी इंडस्ट्री भागती है, वो एक गाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। क्या यह अरिजीत की कमजोरी थी? नहीं, यह एक कलाकार की वो तड़प थी जो अपनी मेहनत को मरते हुए नहीं देख सकता था। उन्हें अपने ईगो की चिंता नहीं थी, उन्हें फिक्र थी उस गीत की जिसमें उन्होंने अपनी रूह फूंक दी थी। लेकिन जब सत्ता या ताकत अहंकार के नशे में डूबी होती है, तो उसके सामने कला की विनम्रता, दर्द और सच्चाई भी बेअसर हो जाती है। चाहे कलाकार कितना ही झुककर क्यों ना बोले, माफीनामा काम नहीं आया। फिल्म सुल्तान से उनका गाना जग घूमियां हटा दिया गया। लेकिन बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं थी। इंडस्ट्री के गलियारों में एक अनकहा फरमान गूंजने लगा था, जिसे हम कहते हैं शैडो बैन। प्रोड्यूसर्स में डर था, म्यूजिक डायरेक्टर्स पर दबाव था। अरिजीत के रिकॉर्ड किए हुए गाने डंप किए जाने लगे। संदेश साफ था, अगर तुम सर नहीं झुकाओगे तो हम तुम्हारी आवाज छीन लेंगे। पर बॉलीवुड एक बात भूल गया था, वे गाने हटा सकते थे, वे फिल्में छीन सकते थे, लेकिन वे जनता का रिमोट कंट्रोल नहीं छीन सकते थे। अरिजीत को जितना दूर करने की कोशिश हुई, पब्लिक ने उन्हें उतना ही अपने करीब कर लिया। जब ए दिल है मुश्किल आया, तो वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो अरिजीत की वापसी का बिगुल था। प्रीतम और अमित त्रिवेदी जैसे दिग्गजों ने भी एक मूक स्टैंड लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि यह आवाज रिप्लेसेबल नहीं है। यह लड़ाई अब अरिजीत बनाम सलमान नहीं रह गई थी, यह लड़ाई बन गई थी अहंकार बनाम कला की। और इतिहास गवाह है, जब कला में सच्चाई होती है तो अंत में अहंकार के बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। यही कारण है कि करीब 9 साल पुरानी दुश्मनी के बाद पहली बार सलमान खान ने अपनी हार स्वीकार की। इस रिश्ते में सुधार 2023 के अंत में साफ दिखाई दिया, जब अरिजीत सिंह को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए देखा गया। इसके बाद सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 2023 में अरिजीत सिंह ने 2 गाने गाए और पहली बार 2025 में बिग बॉस के मंच पर सलमान खान ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की। एक्चुअली मुझे आपके पास आने में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। मेरी शक्ल अरिजीत सिंह से मिलती है। अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साइड से। तो बट अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारी चीजें सॉर्ट हो गई। और नहीं, उसके बाद उसने गाने भी किए मेरे लिए, अरिजीत ने। अच्छा, हाँ, टाइगर में किया उसने, अभी आगे गलवान में कर रहा है। मैं तो सर आपको देख के विवादों की आग से तपकर अरिजीत कुंदन तो बने, लेकिन एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। और यह मुसीबत थी सफलता का बोझ। बॉलीवुड एक अजीब जगह है, जब यह आपको नजरअंदाज करता है तो पूरी तरह कर देता है, और जब अपनाता है तो आपको निचोड़ देता है। 2015 से 2020 के उस दौर को गौर से देखिए। हर पोस्टर पर एक ही चेहरा नहीं, लेकिन हर कान में एक ही आवाज थी, अरिजीत। रोमांस, अरिजीत। ब्रेकअप, अरिजीत। पार्टी, अरिजीत। इंडस्ट्री ने उन्हें एक आर्टिस्ट से बदलकर एक फैक्ट्री प्रोडक्ट बना दिया। बड़े लेबल्स के लिए अरिजीत सिर्फ संगीत नहीं, सफलता की गारंटी बन गए। संगीतकारों को अक्सर निर्देश दिए जाने लगे, हमें अरिजीत चाहिए और गाना तुम ही हो, जैसा होना चाहिए। जरा उस कलाकार की रूह से पूछिए, जिस पर हर रोज स्टूडियो जाकर वही तड़प, वही ऊंचे सुर बार बार दोहराने का दबाव हो। इसे कहते हैं क्रिएटिव डेथ। अरिजीत सिंह संगीत का एक समंदर है, लेकिन बॉलीवुड उनसे सिर्फ एक बाल्टी पानी मांग रहा था। उनकी क्लासिकल ट्रेनिंग, कीर्तन की वो गहराई, रॉक म्यूजिक की तेजी, सब कुछ उस बॉलीवुड फॉर्मूला के नीचे दबने लगा। फिर आया रिमिक्स का दौर, जहां क्लासिक्स की आत्मा को ऑटो ट्यून के जहर के साथ नया रूप दिया गया। अरिजीत ने खुद इंटरव्यू में कहा गया था कि मेरे खुद के गाने मुझे सुनने में इरिटेशन होता था। अभी इरिटेशन नहीं होता है, अभी मैं छोड़ देता हूँ, जस्ट मुझे अब मजा नहीं आ रहा। ये जो थकान आप उनकी आंखों में देखते हैं, ये काम की थकान नहीं है,
ये उस सिस्टम से ऊबने की थकान है जो संगीत को इबादत नहीं धंधा समझता है। क्या इंडस्ट्री ने उनसे जरूरत से ज्यादा लिया? शायद हां। वे अरिजीत को इतना ओवर यूज कर चुके थे कि लोग कहने लगे, अरे फिर से अरिजीत। लेकिन यह कलाकार की हार नहीं, यह उस सिस्टम की नाकामी थी जो दूसरा अरिजीत पैदा करने का दम ही नहीं रखता। इस शोर शराबे, राजनीति और दबाव के बीच अरिजीत सिंह ने खुद को कैसे बचाया? इसका जवाब मिलता है मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद के जियागंज में, जहां बॉलीवुड के स्टार्स लाखों के कपड़े पहनकर एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स को बुलाते हैं। अरिजीत सिंह अपनी टूटी हुई चप्पल पहनकर बेटे को स्कूल छोड़ते हैं। लोग पूछते हैं, इतना पैसा, इतना नाम, फिर यह फकीरी क्यों? क्या यह दिखावा है? क्या यह कोई पीआर स्टंट है? नहीं, अरिजीत सिंह की सादगी उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। वे जानते हैं स्टारडम एक नशा है। अगर एक बार इसमें फंस गए, अगर एक बार आपको यह गर्व हो गया कि मैं हूं अरिजीत सिंह, तो आपकी कला मर जाएगी। वो दर्द, वो कशिश, वो जमीन से जुड़ाव सब खत्म हो जाएगा। अरिजीत अपनी सादगी को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब वे स्कूटर चलाते हैं, वे सेलिब्रिटी नहीं, एक आम इंसान होते हैं। और यही आम इंसान होना उन्हें वो भावनाएं देता है जो वे माइक पर बिखेरते हैं। उनकी खामोशी, मीडिया से दूरी, अवार्ड शोज का बहिष्कार, यह सब सोचा समझा फैसला है। वे सिस्टम को कह रहे हैं, तुम मेरा गाना खरीद सकते हो, मेरी आत्मा नहीं। तुम मुझे स्टूडियो बुला सकते हो, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं। लोगों ने उनकी सादगी को कमजोरी समझा। इंडस्ट्री के पावर ब्रोकर्स को लगा, सीधा सादा लड़का है, इसे दबा देंगे। लेकिन वे भूल गए, जितना पानी शांत होता है उसका बहाव उतना ही गहरा होता है। आज वही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जनता उन्हें इसलिए प्यार नहीं करती कि वे बहुत अच्छा गाते हैं। जनता उन्हें इसलिए प्यार करती है क्योंकि वे हम में से एक लगते हैं। अब हम आते हैं आज के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले सवाल पर, रिटायरमेंट। हाल ही में अरिजीत ने एक ऐसी तारीख मुकर्रर कर दी जिसने बॉलीवुड की धड़कनें बढ़ा दी। जनवरी 2026। क्यों? जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, अरिजीत उसे अपने पीक पर छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? यह हार नहीं है दोस्तों, यह एक साइलेंट रिवोल्ट है, निश्चक से रिवोल्ट है। अरिजीत सिंह अब उस मुकाम पर हैं जहां वे खुद बॉलीवुड से बड़े हो चुके हैं। जब एड शीरन जैसा ग्लोबल स्टार उनके सामने झुकता है, जब लंदन के स्टेडियम्स खचाखच भरे होते हैं, तो यह साफ हो जाता है अरिजीत को अब अपनी पहचान के लिए किसी सिल्वर स्क्रीन या किसी मशहूर हीरो की जरूरत नहीं। वे देख रहे हैं कि बॉलीवुड की नाव डूब रही है क्रिएटिविटी और रूह के मामले में। रीमिक्स का कचरा, फूहड़ लिरिक्स और लेबल्स की तानाशाही, और अब उनका अपना लेबल ओरायन म्यूजिक। यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह उनका भविष्य है। वे इंडिपेंडेंट म्यूजिक की उस आजाद दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई संगीतकार किसी का गुलाम नहीं होता। उनका यह फैसला बॉलीवुड के उस अहंकार पर करारा तमाचा है। यह कहने का एक बेबाक तरीका है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने दरवाजे बंद किए, और आज जब तुम्हें मेरी जरूरत है मैं उपलब्ध नहीं हूं। अरिजीत सिंह साबित कर रहे हैं कि एक कलाकार का असली घर किसी प्रोड्यूसर का ऑफिस नहीं, बल्कि उसकी अपनी रूह होती है। वे बॉलीवुड के इस कारखाने से रिटायर हो रहे हैं ताकि वे संगीत को उसकी खोई हुई इबादत लौटा सकें। और याद रखिए, अरिजीत की आवाज बंद नहीं होगी। बस अब वे किसी और की धुन पर नहीं, बल्कि अपने दिल की धुन पर गाएंगे। तो क्या सीखा हमने अरिजीत सिंह की कहानी से? हमने सीखा कि अगर आपके हुनर में सच्चाई है तो आपको किसी गॉडफादर के सामने झुकने की जरूरत नहीं। हमने सीखा कि शोर मचाने से आप हेडलाइंस में आ सकते हैं, लेकिन दिलों में बसने के लिए आपको रूह में उतरना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हर लड़ाई तलवार या जुबान से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी आपकी खामोशी और आपका काम आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। बॉलीवुड ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अरिजीत ने सबको अपने सुरों से जोड़ना सिखा दिया। उन्होंने उन्हें मिटाने की कोशिश की, लेकिन वे अमिट बन गए। अरिजीत सिंह सिर्फ एक सिंगर नहीं है, वे एक दौर हैं, वे एक एहसास हैं। और जब आज से 50 साल बाद संगीत का इतिहास लिखा जाएगा,
तो उसमें दर्ज होगा। एक ऐसा दौर था जब मशीनों के शोर के बीच एक इंसान गाता था और पूरी दुनिया थम जाती थी। सवाल अब यह नहीं है कि अरिजीत बॉलीवुड छोड़ेंगे या नहीं। सवाल यह है, क्या बॉलीवुड अरिजीत के बिना सांस ले पाएगा? जवाब आप जानते हैं। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि अरिजीत का फैसला सही है? क्या उन्हें अब पूरी तरह इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आ जाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि सच को फैलना चाहिए।